तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है पीडब्ल्यूपी चैनल के एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश एजुकेशनल वीडियो में। तो आप लोगों को पता था यार, मैथ्स क्लास में हम लोग मैथ्स की क्लास में हम लोगों ने 9th चैप्टर जो हमारा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म कर दिया था। और आज जो है वो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी काफी ज्यादा नजदीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दिसंबर तक आपको सारा का सारा सिलेबस करवा दूं, और फिर उसके बाद जनवरी में हम लोग वन शॉट्स लेके आएंगे। 10-12 दिन आपको मैं प्रिपरेशन का टाइम दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग वन शॉट्स लेके आएंगे। और एक सब्जेक्ट के नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट मिलेंगे, जिसमें क्या कहते हैं मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको वन शॉट के तौर पे। उसमें पीपीटी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स बढ़िया तरीके से। उसकी भी हम एक बढ़िया सीरीज बनाएंगे इकोनॉमिक्स की, बट वो अभी नहीं। वो बैचेस जो है वो आपको पता है कि यार 4 या 5 दिसंबर से हमारे बैचेस स्टार्ट है। अभी बैच स्टार्ट नहीं है, तो आपको ये बात ऑलरेडी पता है। इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग उन बैचेस के लिए प्रिपेयर्ड है। वो बैच जनरली हम लोग देखो, मेजर जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा आप लोगों को 10th क्लास के बोर्ड्स के लिए एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है। 10th क्लास के बोर्ड्स के लिए जब आप एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे अपनी हमारी तरफ से, तब आप जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। फिर जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा डाउट्स आ सकते हैं, काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तब आप आके हमारे पास पूछोगे, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। पहले तो हम देखो अपना एक जो वेबसाइट है वो हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। मैंने आपको बताया था कि लगभग नेक्स्ट ईयर तक वो भी लॉन्च हो जाएगी, 2024 तक वो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। और यूट्यूब पर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। संडे को हम लोग लाइव डाउट क्लास सॉल्विंग भी लेके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे यार। तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मन लगा के हमारे साथ पढ़ाई करनी है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। हम जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो सबसे ज्यादा आप मान के चलो कि एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा बच्चा है ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा बच्चा है 9-10 साल का, तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो उसका बड़ा भाई है जो 13-14 साल का है। दैट्स इट, नथिंग मोर। तो आपका नाम, इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? आपका नाम तो आपको पता ही है। इस चैप्टर का नाम क्या हुआ? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इस चैप्टर का नाम क्या हुआ? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो? देखो एप्लीकेशंस आप लोग जब भी मान के चलो कि देखो जैसे ये देखो, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ एक चीज। एक कोई छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, अब जैसे कि मान लो ये डस्टर है आपके पास में, ठीक है। मान लो ये डस्टर है, ठीक है। ये डस्टर है। अब इस डस्टर में 3-4 चीजें होंगी जो इसकी मतलब इस डस्टर की आप क्या बता सकते हो? इस डस्टर के बारे में, इस डस्टर के बारे में आपको 3-4 पैरामीटर्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। पहला क्या होता है? मान लो कि सर हमें सोचना पड़ेगा कि डस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप सोच रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। उसके अंडर आप सोचोगे सर पहला एस्पेक्ट क्या है? स्ट्रक्चर है सर, स्ट्रक्चर कैसा है इस डस्टर का। दूसरा क्या है? इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तीसरा क्या है आपके पास में? इस डस्टर का मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। अब जब ये दो चीजें हैं तो मटेरियल और स्ट्रक्चर तो दोनों सेम चीजें हो गई। ये दोनों तो सेम सेम हो गया ना। बट हमें बात किस पे करनी है? हमें बात करनी है एप्लीकेशंस पर। तो एप्लीकेशंस का मतलब क्या हुआ? यूजेस। इस डस्टर को आप कहां कहां यूज ले सकते हो? तो मेजर इसका यूज क्या है? जो मेजर यूज है इस काम के लिए, जो इस डस्टर का मेजर यूज है, इस काम के लिए इस डस्टर का मेजर यूज केस होता है। तो अब आपको समझ आया
कि यहाँ पर हमें क्या करना है। लास्ट जो क्लास थी, यानी लास्ट जो चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स क्या होते हैं, हर पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पर्टिकुलर एंगल्स पर क्या वैल्यूज होती हैं, ये सब चीजें आपने पढ़ी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उनके एप्लीकेशंस करना है, उनका जो यूज केस है वो यूज केस करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे बहुत तगड़े तगड़े, और आपको उन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर मेजर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके रहेंगे एंगल से रिलेटेड, आपके रहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और एंगल ऑफ बहुत सारे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन था, उन दोनों से रिलेटेड रहेगा। फिर दूसरा जो बात रहेगी वो आपकी रहेगी आपके हाइपोटेनस से, आपके पाइथागोरस की थ्योरम से, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे हम लोग चेक करते थे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, और मान लो ये आपके पास में यहाँ आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है, आपके बीच में ये डिस्टेंस आया, ये एंगल बन गया। तो मेजर जो आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेशन रहेगी वो यही इसी प्रकार इसी एरिया में सराउंड करती रहेगी। उसका मेजर जो रहेगा, ठीक है, मेजर जो इम्पैक्ट रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री का इसी एरिया में सराउंड करता रहेगा। तो अब देखो इस एरिया में कोई नई चीज आती है तो मैं बताता हूँ डेफिनेटली, और अगर नई चीज नहीं आ रही कोई इशू नहीं है, मस्त मस्त से क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी मिलती है उस चीज से, है ना। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो आपके पास में मैंने दो फिगर्स बनाए हैं, ठीक है। पहला फिगर क्या है, पहला फिगर अगर आपको दिख रहा है टावर, अब देखो ये आपके पास में एक एक वो जो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना चाह रहे हैं दोबारा से एक बार। ये लाइट हाउस है, ये बोट है। अब रात यहां पर हो गई, रात का अंधेरा, ठीक है, यहां पर हो गया आपके पास में रात का अंधेरा। अब रात के अंधेरे में तो आपको कुछ समुंदर में दिखेगा नहीं, ये समुंदर है आपके पास में पूरा का पूरा, ये पूरा ऐसे समुंदर है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखने वाला रात के अंधेरे में। तो कभी भी शिप्स गुम जाती हैं या शिप्स को कोई एक डायरेक्शन चाहिए होती है, तो वो लोग क्या ढूंढते हैं समुंदर में, वो लोग ढूंढते हैं ये लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या करता है, लाइट हाउस के ऊपर सर ये लाइट लगी हुई होती है, इस लाइट के थ्रू वो लोग उस लाइट हाउस तक पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद में वहां से ऑब्वियसली वो सेफ जोन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये शिप मान लो लाइट हाउस से कुछ डी डिस्टेंस पर दूर है, ठीक है, ये डी डिस्टेंस पर दूर है। अब ये मानो जो आपकी बोट है, बोट है, उसमें एक बैठा है संता और एक बैठा है अपना बंता। अब संता बंता को क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि संता बंता को क्या कह रहा है। बंता, हम तो गुम गए यार, हम तो इस नदी इस समंदर में गुम गए हम लोग। संता बंता देखो कहां से भागे, मैं बताता हूँ। संता बंता जो है ना वो क्या कहते हैं, अपने स्कूल जो है, स्कूल, अपने स्कूल, उनका जो स्कूल है, संता बंता के गोवा के वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका जो स्कूल है वो बीच साइड पर है, ठीक है। सोचो, इमेजिन करो बीच साइड स्कूल, तो उनका जो स्कूल है ना वो बीच साइड पे है। तो जब बीच साइड पे उनका स्कूल है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मास्टर ही चेक करने वाले थे होमवर्क मैथमेटिक्स का, तो ये दोनों ने, संता बंता ने किया नहीं होमवर्क, तो ये दोनों निकल गए बोट लेके कि ताकि मास्टर जी हमें ढूंढ ना पाए, और ये लोग निकल गए बिना बैग वैग सब चीजों के बाहर। अब इनके जो माता पिता है ना, जो पेरेंट्स हैं, वो इनको लाइट हाउस पे ढूंढने आए हुए हैं कि यार क्या पता संता बंता आए लाइट हाउस पे, इतना अगर उनमें बुद्धि होगी, देखो अगर इतनी बुद्धि होती ना, तो सिंपल सी बात है, तो इतनी बुद्धि होती तो वो क्या बोलते, तो इतनी बुद्धि होती तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते भाई लाइट हाउस पे, मैथमेटिक्स का होमवर्क भी कर लेते इतनी बुद्धि होती तो। लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी संता बंता में। संता बंता की बात क्या है, संता बंता को कहता कि बंता भाई हम तो अब गुम चुके हैं, तो अब हम जाएंगे कैसे, अब हम घर कैसे जाएंगे, हमारे पेरेंट्स ढूंढ रहे होंगे हमें, हम घर कैसे जाएंगे। तो संता बोलता है यार ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, अब हम घर कैसे जाएंगे, हम समुद्र के पार तो आ चुके हैं, लेकिन हम भूल के जाएंगे। तो समुद्र में से संता और बंता क्या करने लग गए, संता और बंता प्रेयर्स करने लग गए, हाथ जोड़ने लग गए, भगवान प्लीज हमें कोई रास्ता दिखा दीजिए, हमें घर पहुंचना है, प्लीज हमारी गलती हो गई, हमें होमवर्क करना चाहिए था। संता बंता पूरे लगे हुए हैं। तो फिर उसके बाद में संता बंता की ये प्रेयर सुनती है एक
परी, समुद्र में से निकलती है एक परी, और वो संता बंता को बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें दिक्कत है? अच्छा, तुम लोग नदी में फंस चुके हो, यानी कि तुम ओशन में फंसे हुए हो। तो जब तुम फंसे हुए हो तो तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है तुम्हें निकलने का, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें वही ढूंढ रहे हैं। तो संता बंता कहते बताइए बताइए परी जी, बताइए आप हमें क्या ऑप्शन है। वो कहती दूर देखो ऊपर लाइट दिख रही होगी, दूर देखो ऊपर लाइट दिख रही होगी। संता बंता कहते हैं हाँ जी दिख रही है। तो परी ने बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ उस लाइट के पास में चले जाओ, उस लाइट के पास में चले जाओ और तुम्हें तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे। ठीक है, संता बंता बोले अच्छा बात तो सही है परी जी की। तो जब परी जी की बात सही है तो संता बंता ने क्या किया, संता बंता ने सेल करना स्टार्ट किया। सेल मतलब उन्होंने बोट को वहां उस तरफ ले जाना स्टार्ट किया। तो बोट को ले जाने वक्त ना ही लाइट यहां जल रही है, ना ही लाइट यहां जल रही है, ना ही लाइट यहां जल रही है, ना ही लाइट यहां जल रही है। असली जो लाइट जल रही है वो यहां जल रही है, और संता बंता अपनी आंखों से देख रहे हैं इस लाइट की ओर। तो अब जब संता बंता इस लाइट की ओर एक दिशा में देख रहे हैं, तो इस दिशा को हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इस दिशा को हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, संता बंता जिस नजर से आई मीन जो नजर है संता की, यानी कि जो आंख है संता की आंख से जो वो लाइट डायरेक्टली देख रहा है, तो उस डायरेक्ट लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी कि क्या लाइन ऑफ साइट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी बताओ। तो लाइन ऑफ साइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नजर। यानी कि जो संता बंता की जो नजर थी उस लाइट पर, उस नजर को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। बात समझ आ गई? याद रह जाएगा लाइन ऑफ साइट। अब ठीक है, संता बंता ने सेल करना स्टार्ट किया। संता बंता का डिस्टेंस जो हम मान लेते हैं, मान के चलो कि उनका जो डिस्टेंस है वो है डी, यानी कि डी डिस्टेंस से उनका जो लाइट हाउस है वो दूर है। संता बंता ने सेल करना स्टार्ट किया उस लाइन की दिशा में। तो वो लोग डायरेक्टली यहां पहुंच गए भैया। अब जब वो लोग यहां पहुंचे तो उनके जो माता पिता थे वो यहीं खड़े थे। कहते कि संता बंता तुम लोगों ने जो करी है बहुत गलती करी है, तो इसीलिए उनको चपेड़े लगाई और उनको घर ले गए। ठीक है, तो इस छोटी सी कहानी से आप लोगों को क्या समझ आया? सबसे पहली चीज लाइन ऑफ साइट। दूसरी चीज कि कभी भी आप लोग किसी भी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एंगल देखेंगे या रिफ्लेक्शन देखेंगे या कुछ भी उसका लाइन ऑफ साइट देखेंगे, तो उसका जो वैल्यूज है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब संता बंता के बीच में, यानी कि ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो उसका डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी, एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो संता बंता की कहानी बड़ी सिंपल थी यार, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, और बहुत ही सिंपल होता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। बस ऐसे ही सवाल आपको सॉल्व करने हैं इस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। हाईएस्ट टू हाईएस्ट 2 से 3 लेक्चर्स में ये क्वेश्चन जो है, मतलब आई मीन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं बैठा हूं ना यार, आप जब तक मैं बैठा हूं आपको जितनी हो सके उतनी पॉसिबिलिटी से आपको मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। संता बंता जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, और संता बंता जो है वो अपने रहेंगे साथ में यार, कोई दिक्कत नहीं है। संता बंता दोनों भाई है, दोस्त भी नहीं है तो दोनों भाई है, तो जो भाई है वो तो साथ में रहना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन समझोगे तो और ज़्यादा चीज़ें समझोगे और क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करोगे। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, और जो आपके लिए जो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए टाइप भी कर दूंगा उसमें। बट अभी यार यहाँ पर लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, तो मैं वो नहीं करना चाहता। क्वेश्चन क्या है? टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। नहीं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको ध्यान में रखनी, कि एक टावर है जो वर्टिकल है। ठीक है, टावर मान लो ए बी है, ए बी टावर की हाइट है, मतलब ए बी उसके मेजरमेंट्स है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 15 मीटर अवे है ये टावर से, फुट से, यानी सी पॉइंट मान लो कोई। ठीक है, 15 मीटर अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इजी सी चीज है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन टफ है टफ है टफ है, बट टफ नहीं होता, इजीली इजी होता है बहुत ज्यादा। तो वो क्या कह रहा है, 60 डिग्री जो है वो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द टावर का, यानी 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है, यानी कि एच, ये होगी हाइट आपकी, टावर की हाइट। अब देखो आपको गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपको। गिवन क्या, आपको एंगल सी गिवन है सर 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी सबसे पहला गिवन है, फिर उसके बाद आपको गिवन है बीसी, या उसको आप बेस भी कह सकते हो, जो कि है 15 मीटर, वो गिवन है आपको। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सर हमें एच है, एच मीटर, क्योंकि ये मीटर है ना तो इसलिए मीटर में होगा बात, एच मीटर, ए बी जो है वो एच मीटर है। ठीक है, अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। या तो आप tan थीटा का यूज करो, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा है, और या तो आप cot थीटा का यूज करो, सिंपल सी चीज है। तो सर मैं ज्यादा उलझाऊंगा नहीं इसको, क्योंकि tan थीटा जो cot थीटा होता है वो 1/tan ही होता है, यानी tan का इनवर्स होता है। तो मैं उसको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इजी सा, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा यहां पर परफॉर्म करते हैं, आ जाओ। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर h मीटर अपॉन बेस क्या है 15 मीटर। तो देखो मैं मीटर से मीटर तो काट दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो मीटर अभी जरूरत नहीं है अपन को, बाद में इन दी एंड ऑटोमेटिकली मीटर आएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो, tan 30 की वैल्यू क्या होती थी, देखो tan 30 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली क्या होती थी, √3। जब √3 होती थी तो h क्या हुआ अपॉन 15, h की वैल्यू क्या हुई, देखो h यहां गया, ठीक है, h यहां गया तो क्या हुई वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती, h इक्वल टू 15√3 मीटर्स। अब आप चाहो तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको मोर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंप्लीफाई करना तो कर लो, कोई इशूज नहीं है, बाकी आंसर मेरे हिसाब से इतना अप्रोप्रिएट सही रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ आया होगा। ये चैप्टर इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये यार छोटा सा चैप्टर है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। इसका मैं एक ही लेक्चर बनाऊंगा, लगभग 30-40 मिनट का बन जाएगा लेक्चर मेरे हिसाब से, तो उसमें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैं बिना फालतू आपको डबल लेक्चर पे बढ़ा के और ऐसे नहीं करना चाह रहा, तो मैं आपको एक ही लेक्चर में समाप्त करवा दूंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स। तो एक इलेक्ट्रिक पोल है जो कि ये रहा, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक का पोल है जिसकी हाइट है ए बी, और इसकी हाइट आई मीन इसका पॉइंट ए बी है, और ये 5 मीटर का है हाइट। ठीक है, हाँ, शी नीड्स टू, अच्छा इलेक्ट्रिशियन फीमेल है, नाइस। इलेक्ट्रिशियन आज तक आपने कभी फीमेल नहीं देखी होगी, बट मैं ऐसे नहीं बोल रहा, फीमेल नहीं है, जनरल मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो मेल होते हैं। ठीक है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ओके, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके, नाइस नाइस नाइस। तो देखो उसको क्या करना है, उसको वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मानो अगर ये 5.5 है ना, 5 मीटर, तो हाइट ऑफ द पोल है 5 मीटर, इसका मतलब उसको जो लेंथ चाहिए ना वो चाहिए 1.3 मीटर बिलो, यानी कि यहां पर कुछ,
उसको लेंथ जो चाहिए वो यहाँ की चाहिए, वो यहाँ से सीढ़ी लगा के चढ़ेगी, ठीक है। और टावर तो पूरा लंबा है, और ये हो गया कितना 1.3 मीटर्स, ठीक है। अब क्या है, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। तो एंगल कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री, सिंपल सी चीज। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अच्छा, तो ये भी पूछ रहा है कि ये इसका एरिया क्या होगा, यानी कितनी दूर इसको रखना पड़ेगा। तो ये हम इसको एक्स मीटर मान लेते हैं, और जो लैडर है हाँ जी लैडर, जो लैडर है उसको भी हमें देखना है कि लैडर की हाइट क्या होगी, मतलब ये हाइपोटेन्यूज डेफिनेटली पूछ रहा है, तो हाइपो क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो आपको करनी क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहली आपको क्या करनी है इस क्वेश्चन में, बड़ा ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा। आपको क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अगर आप ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे, अगर आप ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है इजीली, तो आपको चेक क्या करना है, देखो यहाँ पर डी है, ये पॉइंट मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है। आपने चेक क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको फुल टावर की लेंथ दी हुई है, फुल इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ दी हुई है, और उसको कौन सी लेंथ तक पहुंचना है वो दी हुई नहीं है आपको यहाँ पर, बट उसको इतना पता है कि फुल पोल की लेंथ से इतनी लेंथ पर है। तो यानी आप क्या करेंगे, ए बी माइनस बी डी, सो दैट वी कैन गेट द लेंथ ऑफ डी ए, यानी कि डी ए का मतलब हो गया द रिक्वायर्ड पोल, जहां तक उसको पहुंचना है। तो यानी 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर, इसकी वैल्यू क्या हुई 3.7 मीटर, ठीक है। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बढ़िया। 3.7 मीटर इसकी लेंथ होगी, यानी कि इस एरिया का जो लेंथ हो गया वो होगा 3.7 मीटर। अब हमें जो भी चीजें फाइंड करनी है, अब देखो वो वाला पार्ट तो हट गया, अब जो हमारा नया परपेंडिकुलर है वो ये बना है एडी। एडी जो है वो हमारा नया परपेंडिकुलर है, क्योंकि सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमें उसको कंसिडर ही नहीं करना, ए बी को हमें कंसिडर ही नहीं करना, ए बी हो गया, ए बी का काम यहीं पे खत्म है, ठीक है। अब देखो आपने कंसिडर किसको करना है, आपने कंसिडर करना है ए डी को। अब आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ सर हाइपोटेनस, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं या तो एंगल के थ्रू निकालूंगा या तो अपने पाइथागोरस के थ्रू निकालूंगा, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि लैडर की मुझे पता लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट 1 डेफिनेटली वही है, तो मुझे लैडर का लेंथ पता लग जाए, लेंथ ऑफ द लैडर। बी एच मीटर, लैडर की लेंथ मैंने क्या मान दी, लैडर की लेंथ मैंने मार दी कि सर लैडर की लेंथ मैं मानता हूं एच मीटर होगी। अब लैडर देखो, लैडर क्या है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन किसके बीच में आता था, साइन में। मैं पहले के 3 रेशियोज की बात कर रहा हूं, सिर्फ साइन कॉस टैन, बस दैट्स इट, और किसी की बात नहीं कर रहा। तो लैडर का जो रेशियो आता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है, वो किस में आता था, साइन थीटा में। तो यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेनस क्या, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हुआ अपने पास में एडी, और हाइपोटेनस क्या हुआ डीसी, या मैं इसको या डीसी मान लो, डीसी ही बेस्ट रहेगा। साइन 60 की वैल्यू क्या है बताओ मेरे को, साइन 60 की वैल्यू बड़ी ही इजी है यार, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। साइन 45 क्या होता था, देखो दिमाग लगा कर यूज किया करो कभी वैल्यू। साइन 30, साइन जीरो क्या होता था, जीरो, ठीक है। साइन 30 होता था 1/2, साइन 45 होता था 1/√2, साइन 60 होता था √3/2। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन 90 होता था 1, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 इक्वल टू एडी की वैल्यू क्या है 3.2, सॉरी 3.2 नहीं है, 3.7 है, हाँ जी 3.7 है, 3.7 डिवाइड में डीसी, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है स्टक हो जाओ, बट मेरे हिसाब से नहीं होगा स्टक। तो आपको देखो कैलकुलेशन क्या है, इजी कैलकुलेशन में अगर देखो तो कैलकुलेशन क्या है आपके पास में 3.7 इंटू 2 बाय √3 इक्वल टू डी सी, ये आपके पास में कैलकुलेशन आ गई। अब आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो,
तो 3.7 लगभग लगभग कितना आ गया 3.7 के मतलब से मेरे हिसाब से डीसी क्या आ गया मेरे पास में, डीसी जो आ गया वो आ गया 7.24 अपॉन √3। तो √3 के हिसाब से कितना हो गया, लगभग हो गया डीसी, अप्रॉक्सीमेशन लगा रहा हूँ 4.28 मीटर्स, ये अप्रॉक्स है, बोल भी रहा हूँ अप्रॉक्स है, ठीक है। तो डीसी की वैल्यू तो ये हो गई अप्रॉक्स। अब मेरे को ये चीज़ देखनी है कि अब जब डीसी की वैल्यू मेरे पास में अप्रॉक्स आ गई तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अब देखो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये लैडर का पॉइंट पता लग जाए। तो पॉइंट या तो मेरे पास में दो तरीके हैं, या तो मैं हाइपोटेनस करूँ, लेकिन सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अप्रॉक्सीमेशन का काम चल रहा है, तो हाइपोटेनस करना वुड नॉट बी ए बेनिफिशियल चॉइस, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके पास में वही कॉट साइन वाला फॉर्मूला अपना लूँ। चलो आ जाओ देखते हैं हमें किस तरीके से हम लगा सकते हैं। हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से लगा सकते हैं। तो सर tan 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर होगा 3.7 अपॉन बेस हो गया x मीटर्स। tan 60 क्या हुआ, tan 60, अब देखो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 सर, बिल्कुल √3 है, तो ये हो गया 3.7 बाय x, x की वैल्यू क्या हुई, x इक्वल टू 3.7 बाय डिवाइड बाय √3, और √3 की वैल्यू, ये x की वैल्यू क्या आ गई, अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अप्रॉक्सीमेशन के बिना काम नहीं होगा। तो अप्रॉक्सीमेशन में अगर मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन किया तो इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या है 2.14 मीटर्स। तो मुझे लैडर को कितनी दूर रखना पड़ेगा, लैडर को सर मुझे रखना पड़ेगा 2.14 मीटर्स दूरी पे, तब जाके मेरे पास में ये आएगा। अब देखो यार काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं जो काफ़ी सारे डाउट्स दे जाते हैं, और इसमें भी ऐसे सवाल है जो डाउट्स दे रहे हैं, बट आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। डे बाय डे जैसे जैसे आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आप इन सवालों को देखोगे कि यार ये सवाल कैसे बन रहे हैं, कैसे इसका सवाल का काम चल रहा है, तो उस हिसाब से फिर आप कैसे इसमें फॉर्मूला डिज़ाइन हो रहे हैं, कैसे इसमें आप फॉर्मूला को उलट पुलट करके यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आप कॉट भी यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट में भी बड़ा आसान है, कॉट की वैल्यू 1/√3 होती है, और ये ऊपर नीचे हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो आई होप आपको एक जो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर जो वीडियो थी वो बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। आज अपना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर खत्म था, और ट्रिग्नोमेट्री हमारी पूरी तरीके से खत्म है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री हम तब प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे पास में वन शॉट की सीरीज आएगी, वन शॉट में हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर अप करेंगे, और उसमें मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रखूंगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व पे फोकस रखूँ, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा, और मेरे हिसाब से आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप अगर ये लेक्चर पसंद आया है, इस वीडियो को जाके एक लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि सर्कल्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।